ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन वो कंडीशन होती है कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में जहां पर उसके मनी का, जो उसके पास गिवन मनी होती है, उसको खर्च करने के बाद, आफ्टर एक्सपेंडिचर खर्च करने के बाद, एक्स, वाई या जेड तीन कमोडिटी हैं, तो इन तीनों कमोडिटी का एक ऐसा बंडल बनाए, एक ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करे जहां पर क्या हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी गेन कर सके, तो इसी को हम कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन कहेंगे। तो कंज्यूमर ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत हमारे पास एक कांस्टेंट दिया रहेगा, यानी एक मनी कांस्टेंट रहेगा, एक लिमिटेशंस हमको दी रहेगी, और इस लिमिटेशंस के अंतर्गत एक कंज्यूमर को अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहां पर बहुत केयरफुली देखना होगा कि एक कंज्यूमर अपने सारे पैसे खर्च करके एक वस्तु के या अनेक वस्तु के उन कौन से कॉम्बिनेशंस को परचेज करता है जहां पर उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, इसी को हम लोग बॉर्डर्ड हेसियन ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन कहेंगे। ठीक है, आपको पास एक मूल्य रेखा दी होती है, एक आपके पास प्राइस लाइन गिवन होती है। आपने देखा होगा एक प्राइस लाइन गिवन होती है। प्राइस लाइन कैसे बनती है? प्राइस लाइन बनती है कि सपोज दैट 1 रुपए का बाजार में 1 यूनिट एक्स है। सपोज दैट बाजार में 1 यूनिट एक्स जो है वो 1 रुपए का है, और एक उपभोक्ता के पास अगर 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए अगर सारा एक्सपेंडिचर करता, खर्च कर देता है एक्स का यूनिट खरीदने में, तो वो 100 एक्स यूनिट खरीद लेता है, 100x यूनिट खरीद लेता है। लेकिन अगर बाजार में 2 रुपए का एक यूनिट जो y अवेलेबल है, ठीक है, अगर उस y यूनिट पर खर्च करता है, तो वो 50 y यूनिट ही परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि जो ये आपके पास लिमिट है, ये कांस्टेंट है, यानी आपके पास जो ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया है, इस पर आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है, तो ये आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा आपका 100x प्लस 50y इक्वल टू 100। तो ये आपके पास ऑप्टिमाइजेशन है, यानी ये आपके पास कांस्टेंट दिया गया है, ये लिमिट दी गई है, और इस लिमिट पर अब आप बताइए कि x कमोडिटी कितना परचेज करेंगे, y कमोडिटी कितना परचेज करेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको यूटिलिटी फंक्शन भी गिवन रहेगा। तो यूटिलिटी अगर फंक्शन गिवन है, तो इस बजट के अंतर्गत आप x की कमोडिटी कितना परचेज करोगे, y कमोडिटी कितना परचेज करोगे, जहां पर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, इसी को हम लोग लैग्रेंज मल्टीप्लायर एंड बॉर्डर हेसियन टेस्ट से ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन को ढूंढेंगे। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं कि ग्राफ में दिखाइए, तो ग्राफ में क्या होता है कि एक कंज्यूमर के पास एक्स कमोडिटी के रेस्पेक्ट में एंड वाई कमोडिटी के रेस्पेक्ट में हमारे पास मूल्य रेखा या इनकम लाइन गिवन होती है। अब आपके पास क्या होता है, कई यूटिलिटी कर्व होते हैं, सच एज IC1, सच एज आपके पास IC2, सच एज आपके पास IC3, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है या यूटिलिटी कर्व है, और IC4। अब अगर आप क्या करते हो, आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में कि अगर आप क्या करते हो, IC1 कॉम्बिनेशन में रहते हो, तो ये आपकी इनकम का ऑप्टिमम यूज नहीं है। और यहां पर एक मान्यता यूज की गई थी, मान्यता यूज की गई थी कि मनी मेड फॉर कंजप्शन नॉट फॉर सेविंग, यानी उपभोक्ता को अपने पैसों से अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहिए, उसको सेविंग पर नहीं फोकस करना चाहिए। तो इसलिए अगर वो अपने पैसे को अच्छे से अच्छा खर्च करता है, तो वो IC1 की अपेक्षा IC2 पर ज्यादा यूटिलिटी गेन करेगा। बट IC2 भी आपके पास क्या हो जाती है, जो प्राइस लाइन होती है उसको टेंजेंट नहीं करती, टच नहीं कर रही, बट इंटरसेक्ट कर रही, अतः उसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो IC3 बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और IC3 बेस्ट कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन पर आते हैं। तो बॉर्डर हेसियन टेस्ट ये कहता है कि ये आपके पास लिमिट है, तो आपको एक फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन के रूप में होगा, बजट फंक्शन के रूप में गिवन रहेगा, और दूसरा फंक्शन आपका यूटिलिटी फंक्शन के रूप में गिवन रहेगा। यानी दो इंफॉर्मेशन आपको किसी भी प्रश्न में प्रोवाइड की जाएंगी, एक आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट
तो कॉन्स्टेंट आपका बजट लाइन होगा और दूसरा आपका यूटिलिटी होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा। अब इन दोनों के को इस पॉइंट को आपको सर्च करना है, तो इस पॉइंट को सर्च करने के लिए सबसे पहले आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर के रूप में फंक्शन को सेट करना पड़ेगा, इन इस टच पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपका कांस्टेंट और यूटिलिटी फंक्शन टच कर रहा है, यानी दोनों फंक्शन को एक में बनाना पड़ेगा और ये आप कहलाएगा लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहलाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, जब आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर बन जाएगा तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर बनने के परिणाम स्वरूप आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन लगाना पड़ेगा और फर्स्ट कंडीशन लगाने से आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू या z की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लैग्रेंज मल्टीप्लायर में जब हमने पार्शियल डेरिवेशन इस फलन का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में या z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होती है, ये मैंने पहली क्लास में भी बताई थी। अब हमको क्या करते हैं, दूसरा हमारा काम क्या होता है कि हम लोग बॉर्डर हेसियन टेस्ट पर काम करते हैं और बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत हम इन्हीं फंक्शंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन भी करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन सेकेंड ऑर्डर करते हैं और सेकेंड ऑर्डर में बॉर्डर हेसियन टेस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सफिशिएंट कंडीशन हमारी पूरी हुई या नहीं। तब हम कहेंगे कि एक कंज्यूमर कितनी वस्तुओं को कंज्यूम करेगा, वहां से हमको हिंट या डायरेक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर बनाना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड यूटिलिटी फंक्शन, फिर उसमें फर्स्ट कंडीशन लगाना है, x y या जो उसके वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा, तब आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस लगाना होगा और उसमें बॉर्डर हेसियन टेस्ट को भी इंप्लीमेंट करना होगा। अब देखिए, सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है और ये आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ आपके पास x1, आपका पास x2, ये आपके पास x3 है, नंबर ऑफ द कमोडिटी है, एक कंज्यूमर कई वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बनाता है। सपोज दैट आप कटरा मार्केट जाते हो, आप क्या करते हो, योर यूटिलिटी इट विल बी डिपेंड अपॉन यू आर परचेजिंग, क्या होता है, फ्रूट्स, यू आर परचेजिंग बुक्स, यू आर परचेजिंग पेन, यू आर परचेजिंग मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट। तो मल्टीपल थिंग्स जब आप मार्केट से परचेज करते हो तो निश्चित रूप से जब x का मान बढ़ेगा, y का मान बढ़ेगा, x2 का मान बढ़ेगा, x3 का मान बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ द x कमोडिटी आप परचेज करते जाओगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अब आपके पास सब्जेक्ट टू क्या दिया गया है, सब्जेक्ट टू यानी कांस्टेंट फंक्शन आपके पास दिया गया है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन आपके पास है, मान लीजिए अल्फा करके, अल्फा x1 x2 x3 डॉट 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 xn और इक्वल टू 0। तो ये आपका बजट कांस्टेंट दिया गया है और इसके संदर्भ में यानी इतनी मनी आपके पास गिवन है, ये रेट गिवन है, रेट एंड मनी को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना ये जो फलन होता है रेट एंड टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस फलन के संदर्भ में इसको ऑप्टिमाइज करना है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट दी गई है, इस लिमिट के साथ आपको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, यही एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है। अब क्या करना है कि इस फलन को जब आप क्या करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर बनेगा। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मैंने पिछली क्लास में आपको बनाना सिखाया था, लेकिन सेकेंड कंडीशन में जब लैग्रेंज मल्टीप्लायर के साथ काम करोगे तो बॉर्डर हेसियन आपके पास इंडेक्स या मैट्रिक्स बन करके आ जाएगी और ये बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स को आप H1 मॉडिफाई H1 के नाम से जानोगे। अगर इसके पास 3 वेरिएबल हैं तो 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी, अगर इसके पास n नंबर ऑफ द क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं तो n नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम कंटेनिंग आपका मैट्रिक्स या इंडेक्स रेडी होकर के आ जाएगा सामने। अब हम क्या करते हैं कि सपोज दैट देखिए यहाँ पे n नंबर ऑफ द हमारे पास क्या होते हैं कमोडिटी है, तो हम बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत देखिए कैसे इसको क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर आपको कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इसके अंतर्गत जो आपके पास क्या होता है कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि कांस्टेंट का अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करोगे तो सदैव 0 आएगा। तो यहां पर आपका ऑलवेज बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत जो आपका
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो आपका इंटीजर्स होगा, जो आपका वेरिएबल्स होगा, कंपोनेंट होगा, वो ऑलवेज जीरो होगा। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में जो आपके पास इसके साथ कांस्टेंट रहे, यानी अगर इस फलन को हम लोग क्या करते हैं, x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो यहां पर 1 बचेगा। इसको हम x2 के संदर्भ में अगर हम पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो यहां पर 1 होगा। यहां पर अगर हम x3 के संदर्भ में इसको पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो 1 होगा। इसी प्रकार जितने नंबर ऑफ वो हैं तो वो यहां पर भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो इस तरह करके हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बट अगर x2 के पहले 2 लगा है, इसके पहले 3 लगा है और xn के पहले 4 लगा है, तो आपको यहां पर क्या लिख करके आएगा, यहां पर 1 लिखेगा, क्योंकि x1 के सापेक्ष आपने जब इसका किया क्या कहते हैं पार्शियल डेरिवेशन सेकंड ऑर्डर, इसके पहले आपका 2 लगा है तो 2 आ जाएगा, इसके पहले 3 लगा है तो 3 आ जाएगा, इसके पहले 4 लगा है तो 4 आ जाएगा। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम में समान हो जाएंगे। तो ये आपका बॉर्डर हेसियन क्या कहते हैं टेस्ट होते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो वैल्यू होती है इसको इन्होंने कहा कि फ्रीज करना होगा। आपको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। तो ये फ्रीज करने के साथ ही साथ इसलिए आपके H1 की वैल्यू काम नहीं करेगी। अब आपके पास H2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और H2 की वैल्यू से आपके पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बनेगी। और उस मैट्रिक्स के साथ हम लोग क्या करके आंसर निकालेंगे कि H2 का मान ग्रेटर देन 0 है या H2 का मान लेस देन 0 है। और उसके आधार पर हम बताएंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर से जो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू जो निकल करके आई, x2 की वैल्यू जो निकल करके आई, वो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। ठीक है, तो ये आपके पास कहते हैं बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैसे निकाली जाएगी, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, तो ये मैंने बता दिया। अभी इसको मैं अप्लाइड करके भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बॉर्डर हेसियन क्या जो मैट्रिक्स होता है उसमें फ्रीजिंग जो आपके पास इंटीजर्स होते हैं, वो फ्रीजिंग इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं और ये कॉन्स्टेंट से कैसे निकल करके आते हैं, इस पर मेरा फोकस था। इस पर मैं डिस्कस आपके साथ करना चाह रहा था, तो वो शायद मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पहला डेरिवेशन करते हैं, पहला डेरिवेशन करने के बाद इक्वल टू 0 रखते हैं, आपके पास f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 जितने फंक्शन आपके बनते हैं, आपने x1 के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेशन किया, x2 के संदर्भ में किया, x3 के इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद आपको वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब इसको आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, टोटल डेरिवेशन करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन में अगर आपका बॉर्डर हेसियन H2 की वैल्यू, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, आपकी H3 की वैल्यू इज लेस देन 0 और आपकी H4 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे, दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमा। ये मैक्सिमा की कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये जो वैल्यू है, पहली वैल्यू आपकी क्या है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर से यहां निकल करके आएगी और ये आपके पास हेसियन टेस्ट, आपका बॉर्डर हेसियन टेस्ट लगेंगे और बॉर्डर हेसियन टेस्ट के बाद ये आपका d² से वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ द मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, मिनिमा कंडीशन तो फर्स्ट स्टेप में वो यही होगी, यही आपको करना है फर्स्ट स्टेप में। लेकिन सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, d² इक्वल टू बॉर्डर हेसियन टेस्ट H2 इज आपका ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, आपका H3 आपके पास H3 आपका ग्रेटर देन 0, आपका H4 जो होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा और इस कंडीशन के साथ ये काम करेगा, तब भी यानी जो आपके पास ये होगा ये लेस देन 0 होगा। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो होगा वो लेस देन 0 होगा और ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा मैक्सिमा के लिए। और ये आपके पास सॉरी ये लेस देन 0 ये भी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है यहां पर, थोड़ा सा ओके ठीक, एक मिनट। आपका मैक्सिमा के लिए जो आपका मैक्सिमा वैल्यू होगी H2 इज ग्रेटर देन 0, ओके करेक्ट है। आपका H3 ये H3 वैल्यू है लेस देन 0, ओके करेक्ट है। H4 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपकी सही है।
तो और ये आपका निगेटिव होगा, जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो ये कंडीशन आपकी सही है। यहाँ पे गड़बड़िया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू हरदम पॉजिटिव होगी, सॉरी ये हरदम वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम मिनिमा वाली, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। दूसरी जो कंडीशंस होगी वो आपके पास लेस देन जीरो होगी, ये करेक्ट है। तीसरी कंडीशन आपके पास ये भी यहाँ पर जो मिनिमा की वैल्यू है ये भी लेस देन जीरो होगी, और चौथी कंडीशन है ये भी लेस देन जीरो होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब तो नेट जेआरएफ में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में यही चीज पूछने लगा है, आपको पूछा जाएगा बॉर्डर हिस्सा टेस्ट के अंतर्गत मिनिमा की सेकंड ऑर्डर कंडीशन में निम्न क्या कहते हैं कंडीशन में कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी। ठीक है, तो इन कंडीशन को हम अभी इंप्लीमेंट आपको करके दिखाएंगे। तो मिनिमा की कंडीशन के अंतर्गत आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा, और सेकंड आपका बॉर्डर हेसियन टेस्ट H2 का मान 0 से कम होगा, यानी निगेटिव होगा, H3 का मान भी निगेटिव होगा, और H4 का मान भी निगेटिव होगा। ठीक है, बट आपके पास ये जो मैक्सिमम की वैल्यू है H2 का मान पॉजिटिव होगा, H3 का मान निगेटिव निकलेगा, और H4 का मान पॉजिटिव निकल करके आएगा। तो ये वैल्यू आपको असाइन करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो चलिए आप हमारी हेल्प करिए, और मैं आपके साथ एक फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं, केयरफुली इस फंक्शन को देखिएगा। अब देखो मेरे पास क्या होता है, एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, एक कंज्यूमर का उपयोगिता फलन दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका डब्ल्यू स्क्वायर, यानी एक उपभोक्ता तीन वस्तुओं का उपयोग अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के संदर्भ में कर रहा। कौन कौन सी वस्तुएं? एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, और डब्ल्यू वस्तु है। अब उसके पास बजट कांस्टेंट यानी लीनियर कांस्टेंट दिया गया है। बजट कांस्टेंट है आपका वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, ये उसकी बजट लाइन है। देखो तीन वेरिएबल अगर यूटिलिटी फंक्शन में है तो तीन वेरिएबल आपके बजट कांस्टेंट के अंतर्गत भी होने चाहिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब देखो ये आपका बजट कांस्टेंट है और ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है। अब हमको मतलब ये बताना है कि उपभोक्ता कितना एक्स का प्रयोग करे, कितना वाई का प्रयोग करे, तथा कितना डब्ल्यू यूनिट का प्रयोग करे इस बजट लाइन के अंतर्गत, ताकि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमा हो, यानी वो यूटिलिटी को अपने मैक्सिमाइज कर सके। ऐसा हमसे प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेग्रेंज मल्टीप्लायर में पहले सेट करते हैं। सबसे पहले लेग्रेंज मल्टीप्लायर में, तो लेग्रेंज मल्टीप्लायर में सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका देखिए ये बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत हम काम करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन को आप लिखेंगे, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन ऊपर। तो यूटिलिटी फंक्शन को लिखा जाता है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है। प्लस लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्डा को आप लिखिएगा ब्रैकेट में, 1 को इधर बढ़ा लीजिए। जब 1 इधर आपका हो जाएगा तो अब आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस W माइनस 1। ठीक है, ये आपका लेग्रेंज मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब ये आपका लेग्रेंज मल्टीप्लायर जब आपका बन जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये लेग्रेंज ने सबसे पहले बताया था कि अगर आपको एक बजट कांस्टेंट दिया गया है तो यूटिलिटी फंक्शन को पहले लिखिए, प्लस करके बजट कांस्टेंट को लिखिए, उसके पहले लैम्डा आप लगा दीजिए। तो इसे लेग्रेंज मल्टीप्लायर के नाम से, लेग्रेंज फंक्शंस, लेग्रेंज मल्टीप्लायर फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे। इसका पार्शियल डेरिवेशन कैसे करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो चलो पूरे x को करो तो यहां क्या बचेगा, 2x। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, आपका डब्ल्यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहां पर आप देखिए x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके प्लस प्लस लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम फलन है,
ये आपका प्रथम फलन है किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन है x के रेस्पेक्ट में। अब इसी तरह आपको क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में इस फलन को कर लेना है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब आपके पास y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आपके पास लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी प्रकार आपको क्या करना है, w के रेस्पेक्ट में करना है, तो 2w हो जाएगा प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमको लैम्डा के रेस्पेक्ट में करना है, तो एफ लैम्डा इक्वल टू, अब आपके पास ये पूरा फलन एज इट इज लिख जाएगा, दैट इज कॉल्ड y प्लस एक्स प्लस डब्लू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये चार फलन आपको पास आपके पार्शियल डेरिवेशन के बाद मिल करके आ जाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन यहां पर मैंने लगा दी है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट कंडीशन लगा दी है, अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को निकालोगे, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो इसमें क्या करिए, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाने पर तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो एक्स वाई में फलन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके या लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसमें वैल्यू पुट कर दो 2x के रूप में, तो इससे फलन बन जाएगा। तो जब मैंने इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया, क्योंकि युगपत समीकरण है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के परिणाम स्वरूप मुझे x की वैल्यू 1/3 मिली, y की वैल्यू 1/3 मिली, W की वैल्यू 1/3 मिली, और लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपके पास -2/3 मिल गई, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई। लैग्रेंज मल्टीप्लायर, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन इक्वल टू हमने 0 रखा, युगपत समीकरण मिले, उन युगपत समीकरण को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमको मिल गई कि उपभोक्ता को x का 1/3 पार्ट कंज्यूम करना चाहिए, y का 1/3 भाग, w का 1/3 भाग, तथा लैम्डा का -2/3 पार्ट आ रहा है। क्या ये जो x, y और w की वैल्यू हमको असाइंड हुई है, क्या उसके यूटिलिटी को मैक्सिमम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके लिए हमको बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत जाना होगा, ठीक है। तो बॉर्डर हेसियन टेस्ट के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपका तो वही मैट्रिक्स बनेगी, तो कैसे मैट्रिक्स बनेगी, ये एक पॉइंट है, ये सोचने वाला पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए पहला ऑर्डर है। अब आपको मैंने सिखाया था कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं, जब 3 वेरिएबल होते हैं तो अब आपके पास क्या होता है, जब मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो पहली मैट्रिक्स क्या होती है, एफ एक्स हो जाती है, फिर आपके पास एफ एक्स वाई हो जाएगी, फिर एफ एक्स डब्ल्यू हो जाएगी, यही बनाया मैंने सिखाया था, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, एफ वाई एक्स हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगी, फिर वाई डब्ल्यू हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी, आपके पास आपका क्या कहते हैं आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी, डब्लू एक्स, आपके पास डब्लू वाई, आपके पास डब्लू, आपका डब्लू, सॉरी क्या हो गया, हाँ डब्लू डब्लू, ये देखो 3 वेरिएबल है, बट आपके पास लैम्डा है, लैम्डा है, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी किसकी बनेगी, 4 की मैट्रिक्स बनेगी। इसी को बॉर्डर हेसियन ने क्योंकि लैम्डा का यूज किया गया है, तो लैम्डा का यूज करने के बाद पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैम्डा का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को करना है उसको यहां से आपको वैल्यू रखना है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ रखना है। तो देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 1 होता, कांस्टेंट होता, उसका 0 रखा जाता है, ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आपका पहला कंपोनेंट है 1, तो यहाँ पे 1, दूसरा कंपोनेंट है आपका 1, इसके पहले क्या लगा 1, इसका कंपोनेंट आपका 1, इसी तरह यहाँ पर 1, यहाँ पर आपके पास सॉरी 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये मैट्रिक्स आपके पास बनेगी। 0 1 1 कहाँ से आया, ये बजट कांस्टेंट से आया, 1 का आप अगर पार्शियल डेरिवेशन करोगे तो 0 आएगा, और हर तब यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट होगी, तो ऑलवेज जो h का मान होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का मान जो होगा बॉर्डर हेसियन h1 का मान होगा, वो कभी भी मैट्रिक्स ऐसी बनेगी तो वहां पर ये 0 मिलेगी। और ये इनका पार्शियल डेरिवेशन करिए, y का करिए तो 1 निकल के आएगा,
x का करिए पार्शियल डेरिवेशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 आएगा, y का y के रेस्पेक्ट में करिए तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास बॉर्डर हेसियन आपके पास इंडेक्स मैट्रिक्स बन करके रेडी हो जाती है। अब इस मैट्रिक्स में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये क्योंकि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो होगी आपकी फ्रीज होगी। अब आप क्या करोगे, पुट कहां से करोगे, सेकेंड से। तो एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा, इस वाले को अगर पहला आप समीकरण है इसको x के रेस्पेक्ट में आप क्या कर दोगे, पार्शियल डेरिवेशन कर दोगे तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 0 1 1 1 1 1 1, ये तो आपका कांस्टेंट वाला है, बजट कांस्टेंट से मुझे मैंने निकाला है। ठीक है, दूसरा आपके पास एफ एक्स एक्स होगा तो एफ एक्स एक्स कैसे निकलेगा, 2 आपका आ जाएगा। फिर आपके पास y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इसको तो 0 आएगा। भाई देखिए इस फलन में कहीं y नहीं है, अब पहले फलन को ही पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर y में, तो y में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 0 लिखेंगे। और फिर हमको w के रिस्पेक्ट में करना है तो w के रिस्पेक्ट में भी इसमें कहीं कोई ऐसा इंटीजर नहीं है, अतः ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे रो पे आते हैं, अब इस पे करते हैं तो यहां पर y के पहले y वाले फलन पे साथ जाते हैं, x के रेस्पेक्ट में करते हैं, x कंपोनेंट कहीं अवेलेबल नहीं तो यहां पर 0 हो जाएगा। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर w के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आएगा, w के रेस्पेक्ट में करने पे 0 आएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाए। अब w के साथ हम काम करते हैं तो w के साथ जब काम करेंगे तो इसको x के साथ जब पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो नहीं है कंपोनेंट तो 0, y के साथ जब हम पार्शियल डेरिवेशन करते हैं तो 0, और w के साथ जब हम करते हैं तो 2 आ जाता है। तो ये आपके पास बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स बन करके रेडी हो जाती है। बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स जब बन जाएगी अब आपको कंडीशन क्या लगानी है, कौन सी कंडीशन, अब आपको मान निकालना है H2 का मान निकालना है, अब आपको मान निकालना है H3 का मान निकालना, अब आपको मान निकालना है H4 का मान निकालना है, और फिर उसको सॉल्व करके देखना है कि क्या ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, तो चलो H2 निकालते हैं। तो H2 की निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो H2 हमको जब निकालना होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पहला रो एंड पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। तो जब हमारे पास जब पहला रो तथा पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, चलो देखो H2, तो हमारे पास क्या होता है H2 के अंतर्गत आपके पास बॉर्डर हेसियन में H2 के अंतर्गत आपका केवल ये पार्ट लिया जाएगा, ये पार्ट H2 के अंतर्गत, ये पार्ट, ये H2 का पार्ट होगा। ठीक है, H2 के अंतर्गत ये पार्ट आपको लिया जाना है। तो ये पार्ट आप लेते हैं तो लिखते हैं यहां पर H2 इक्वल टू 0 1 1 1 1 आपका 2 0 0 2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। ठीक है, आप लोग कुछ लोग कैलकुलेट करना चालू करिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए होगा। फिर इसी के पास H3 लेना है, तो H3 जब मैं लूंगा तो H3 के अंतर्गत पूरी की पूरी इस मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू हमको निकालना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं H2 H3 और हमारे पास क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या होता है, कंडीशंस लग के आ गया। 4 नहीं है तो 4 नहीं निकालने लगेंगे, कुछ लोग बच्चे कहते हैं नहीं सर 4 भी निकालिए, वो जहां पर इंटीजर बढ़ जाते वहां पर। तो H2 H3 कंडीशन हम यहां पर लगाएंगे, तो H3 तक हमारे पास कंडीशन लगेगी, H2 कंडीशन लगेगी, H3 कंडीशन लगेगी। अब आप मुझे बताइए H2 H3 लगा करके कि वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, पॉजिटिव या निगेटिव, ग्रेटर देन 0 या सर माइनस में 2 आ रहा है H2 का मान। H2 का मान माइनस में 2, ओके, और H3 का मान पूरी मैट्रिक्स का मान, H2 का -4 आ रहा है। -4 आ रहा है, इसको करेक्शन करिएगा।
सर S3 कैसे निकलेगा? क्यों H3 पूरे इंडेक्स हो जाए, पूरा बने, बोला ना ये पूरा होगा। ये देखिए H3 ही है जो आपका ये वैल्यू है, पूरी H3 है। सर पूरा निकाले तो -2 आ रहा है। नहीं पूरा नहीं है, नहीं सही से आपका निकाल रहे हो, सही से इसको कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। सर -2 ही आ रहा है, एकदम करेक्ट है। करेक्ट है ना? चलिए तो यस सर, दूसरा पूरे का। पूरे का। यस सर। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, बोलो वैल्यू क्या होगी आपकी, आप बताओ पूरे इंडेक्स तो की। सर मिनिमा होगी। मिनिमम होगी नहीं -2 आएगा। नहीं। यस सर। क्यों, आपने कहाँ से चेक किया बताओ? ये वैल्यू निगेटिव है, अगर ओवरऑल वैल्यू आप देख रहे हो तो ये ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अदर कंपोनेंट है, H2 का मान आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H3 का मान आपने यहाँ से निकाल लिया ना, कुछ ऐसा है? सर अभी S3 का मान निकला है बस। H3 के ना, तो और H2 का मान निकालो आप, H2 का मान भी आप कैलकुलेट करो। सर इसमें H3 वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्यों H3 में क्या कंफ्यूजन है? H3 में क्या सर होता है, इसके तो क्या हुआ? सर इसके पहले वाले लेक्चर में आप बताए हैं H3 इज ग्रेटर देन 0 मिनिमा में। नहीं नहीं, वो वहाँ पे करेक्शंस थे, आज मैंने करेक्शन किए तो थोड़ा कुछ उसमें बताया ना, मिसप्रिंट था कुछ चीज़ें, आज मैंने बताया तो सारी चीज़ें करेक्ट करके, ये देखो आपके सामने डिस्प्ले है इसीलिए। मिनिमा में आपके हाँ कुछ उसमें करेक्शन थे, मिनिमा में जो आपके पास कंडीशंस होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, H2 का मान जो होता है वो 0 से कम होता है, H3 का मान भी 0 से कम होता है, और H4 का मान भी 0 से कम होगा। यानी अगर ये सारी वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो ये वैल्यू को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव ऑटोमेटिक हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगी। ओके, यहां से इंपैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, अगर ये वैल्यू सारी निगेटिव आएंगी तो ये वैल्यू को हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो हमारी मिनिमा की कंडीशन फुलफिल कर जाएगी। तो यहां पर अगर आपके पास जो आपके पास H2 की वैल्यू आ रही है, अगर वो निगेटिव है, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि -2 है या -4 कुछ भी है, ठीक, H3 की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, H3 की वैल्यू भी निगेटिव आती है, तो आप कहोगे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज पॉजिटिव, हेंस द फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द मिनिमा, ठीक है। एंड जो आपके पास वैल्यू चाहिए, आपके पास x वैल्यू, y वैल्यू एंड w वैल्यू, दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन, मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन को ये दर्शा रहा है। ओके